हेलो क्लास 12। आज अपन लोग एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा कंसेप्ट है आज का, तो ख्याल रखना। तो आज का कंसेप्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहली लाइन आप लोगों के पास लिखी हुई है क्या? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। होता क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सपोज देयर आर टू मीडियम्स। ध्यान से देखना। Suppose there are two mediums, ये आपका मीडियम 1 है एंड ये आपका मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 एंड μ1 इज अ रेयर मीडियम एंड μ2 विल बी अ डेंसर मीडियम। ठीक है, चलो यहां से आपकी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से आपके एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई एंड टूवर्ड्स द नॉर्मल वो क्या हो गई, बेंड हो गई। एंड ये वाली रे कौन सी, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो है दिस विल बी योर नॉर्मल। तो ये तीनों लाई करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों लाई करेंगे कहाँ पे? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट अ सेम प्लेन, एक पर्टिकुलर सेम प्लेन में। तो बहुत सिंपल सी चीज है यार। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने यही सेम चीज पढ़ी थी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। सेम यही चीज अपन लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन बोला था रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब रिफ्लेक्टेड रे में क्या होता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो रिफ्लेक्शन के इक्वल होता ही था। अब वो कोई सा भी केस हो जाए, वो प्लेन मिरर का केस हो जाए, वो स्फेरिकल मिरर का केस हो जाए, ये पॉइंट तो हर एक मिरर के लिए, हर एक रिफ्लेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा। कोई सा भी रिफ्लेक्शन पार्ट हो, ये वाला पॉइंट आपका कांस्टेंट रहेगा कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये आपका किसी के मिरर के लिए भी कांस्टेंट रहेगा। ये खैर अपन पढ़ नहीं पाए, 9th 10th क्लास में तो पढ़ाई अपन लोगों ने। 12th क्लास में आपके सीबीएसई की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो वाला पोर्शन हट चुका है, तो कोई बात नहीं, अपन इससे रिलेटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है आप लोगों को कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गया? ये μ1 है, ये μ2 है। तो क्या बोला गया कि भाई ऐसे कुछ फिनोमेना, देखो जैसे कि अपना मिरर के केस में अगर मैं बात करूं तो मिरर के केस में अपन को बताया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये हर केस में होगा ही होगा। तो ऐसे कुछ चीज जो है एक रिफ्रैक्शन में भी होना चाहिए, ऐसी ही कोई चीज रिफ्रैक्शन में भी होनी चाहिए, ऐसी कोई लॉ रिफ्रैक्शन में भी होना चाहिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, बहुत सारी चीजें लोग खोजते गए कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, तब जाके एक और अनोखी चीज आपके पास निकल के आई। और वो अनोखी चीज का नाम है क्या? अनोखी चीज का नाम है स्नेल्स लॉ। अनोखी चीज का नाम क्या है आपका? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ ने कुछ नहीं बोला, स्नेल्स लॉ ने क्या बोला मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये सपोज एक आपका पार्टीशन कह सकते हो, ये आपका मीडियम 1 है, यहाँ पे 3 नॉर्मल बना देता हूँ मैं, इस पे मैं 3 नॉर्मल बना देता हूँ, बताऊंगा क्यों। 1 2 3, है ना। ये 3 नॉर्मल है एंड 2 मीडियम से अलग अलग, है ना। ये हो गया आपका मीडियम 1 और ये क्या हो गया आपका मीडियम 2। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन μ2, है ना। ये 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वो क्या रहा है इधर पे, मैं आपको बताता हूँ। this will be your rarer medium, μ2 will be your denser medium। रे ऑफ लाइट आई भाई साहब, ये आ गई रे ऑफ लाइट और ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूं मैं, अगेन सेम मीडियम वही है,
लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा के देखता हूँ क्या होता है। सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने ये कर दिया, तो अब दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और ये अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मली बेंड होगी, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो स्नेल्स लॉ ने क्या बोला कि भाई कुछ तो इन लोगों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। तो उसने अब क्या बोला कि रेशियो ऑफ, उसने क्या बोला, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट। किस चीज के लिए कांस्टेंट रहेगा, for a particular टू मीडियम, या टू मीडियम भी लिख सकते हो। तो एक पर्टिकुलर दो मीडियम में, मतलब μ1 विल बी योर फर्स्ट मीडियम, μ2 विल बी योर सेकंड मीडियम। तो इन दोनों मीडियम के रिस्पेक्ट में मैंने आपको तीन केसेस पढ़ाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया। लेकिन इन तीनों केसेस में अगर मैं तीनों केसेस का रेशियो निकालूंगा तो वो हमेशा एक कांस्टेंट ही निकलेगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो ही निकलेगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अच्छा पहले ये कुछ नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ। आई हैव टू यूज द बोर्ड फर्दर, है ना। चलो, तो उसने क्या बोला कि ऐसा भी कह सकते हो आप कि अगर आप रेशियो निकालो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो दैट विल बी इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1, है ना। चलो, और इसका मतलब क्या है, उसका मतलब कुछ नहीं होता कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि μ2 अपॉन μ1 मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये क्या बोला आपके स्नेल्स लॉ ने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन भले ही बढ़ते जाए कम होते जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में भी बढ़ते जाए कम होते जाए, लेकिन उनका जब पर्टिकुलर कोई से भी दो मीडियम, पर्टिकुलर कोई से भी दो मीडियम, आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लो एयर एंड ग्लास, तो उस एयर एंड ग्लास में इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ते जाए क्या कम होते जाए, लेकिन उनका जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, सब चीजों का रेशियो सेम निकलेगा, है ना। ये बोला था किसने, ये बोला था आपके स्नेल्स लॉ ने, विच इज द सेकंड लॉ फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और इसने क्या बोला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा कह सकते हो ना आपकी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट विल बी, अगर इसको अगर और अच्छे से कहना चाहो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। आप ऐसा भी कह सकते हैं इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन जनरल इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इधर चले गया तो μ1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू μ2। इसको आप सिंपल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ μ1 आप लोग देख सकते हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ μ2 वो भी आप लोग देख सकते हो, है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस μ1 के साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन μ2 के साथ। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलो, यहां तक आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। एक पहला क्वेश्चन अपन लोग इस पे ट्राई करेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना। तो ये आपका प्लेन है, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये हो गई आपकी इंसिडेंट, सॉरी ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल बना रही है ये कितना बना रही है, ये एंगल बना रही है 60 डिग्री,
और ये ऑब्वियसली एयर है, ये एयर है तो इसका म्यू ए जो है 1 ही होगा क्योंकि एयर है ना। और ये कोई दूसरा मीडियम है, डेंसर मीडियम होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये एयर है तो ये कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है √3। यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। तो इसमें आपको दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरा आपको क्या निकालना है एंगल ऑफ डिविएशन। ये दो चीजें आपको निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी आप इसको कह सकते हो, 2 मार्क्स में आ जाता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपको करना हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, फटाक से निकाल दो। क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वैसे ही करते हैं अपन, म्यू ए इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो साइन आई लिख देता हूं और इसके साथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम साइन आर। ठीक है, तो म्यू है कितना है आपका, म्यू है 1, साइन आई है आपका साइन 60 डिग्री और साइन आई ना तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 की डिग्री की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से √3/2 विल बी इक्वल्स टू ये क्या हो गया म्यू एम, तो ये हो गया आपका √3 और ये हो गया साइन आर है ना। तो ये न्यूमरेटर में था, इस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो √3/2 इंटू 1/√3 विल बी साइन आर, √3 से √3 कैंसिल, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन आर और यहाँ से जो आपका साइन आर विल बी इक्वल्स टू 1/2 है ना। तो साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कब होता है भाई 30 डिग्री पे, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30 डिग्री। तो ये तो आ गई आपकी किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू है ना। फटाक से नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो और उसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डिविएशन, या फिर अच्छा मत भी करो बाद में एक साथ कर लेना, मैं अभी समझा देता हूँ। देखो बेसिकली वो क्या रहा था, ये इंसिडेंट रे है, अगर ये रे डिविएट नहीं होती, अगर ये रे डिविएट नहीं होती तो ये रे यहाँ से सीधे निकल जाती विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और विदाउट एनी बेंडिंग ऑफ लाइट, वो रे सीधे निकल जाती है। अगर सेम मीडियम होता रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही होती क्योंकि सेम मीडियम में तो रिफ्लेक्ट करती नहीं है। जब भी मीडियम में चेंज आएगा तभी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी है ना। तो अगर सेम अलग अलग मीडियम है तो ये जो रे ऑफ लाइट है इसको सीधे पास होना था, और अगर ये सीधे पास हो जाता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये वाला एंगल जो है ये कितना बन जाता 60 डिग्री। ये वाला एंगल जो टोटल है क्योंकि इंसिडेंट भी 60 डिग्री है, रे ऑफ लाइट बेंड हुई नहीं है, तो ये वाला भी एंगल जो है वो कितना बन जाता 60 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी अपन लोगों ने निकाला है कितना 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी अपन लोगों ने निकाला है कितना 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया जो अपना, अच्छा एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है ये पता है ना, कि रे ऑफ लाइट जो है वो सीधे जा रही है, रे ऑफ लाइट जो है सीधे पास हो जाती है, लेकिन अब वो बेंड हो गई है, अब वो बेंड हो गई है। तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में वो कितना ज्यादा बेंड, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में वो कितने ज्यादा दूर गई है, मतलब ये इसको सीधा जाना था, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये इसको सीधा जाना था, लेकिन वो यहां तक बेंड हो गई। रे ऑफ लाइट जो है उसको सीधा जाना था लेकिन वो यहां तक क्या हो गई, बेंड हो गई। तो ये कितना बेंड हुई, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा, और डेल्टा रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा, एंड दिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ डेविएशन, कि ये रे ऑफ लाइट कितना ज्यादा डिविएट हुई है अपने पाथ से। पहले इसको सीधे जाना था लेकिन ये अपने पाथ से डिविएट हो गई। तो वो रे ऑफ लाइट कितना ज्यादा डिविएट हुई है, कितने एंगल से डिविएट हुई है, वो हो जाएगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, है ना। तो मेरे को बताओ कि ये पूरा एंगल जो है 60 है, क्यों अगर ये डिविएट नहीं होती तो, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी अपन निकाल चुके हैं 30 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना हो जाएगा, गुड वेरी गुड, आप लोगों का आंसर जो आप लोग सोच रहे हो वही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो भी कितना आ जाएगा
30 डिग्री आ जाएगा। एंगल ऑफ डिवीजन भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और एंगल ऑफ डिवीजन निकालने का किसी किसी मतलब एक मैं बता देता हूँ पहले, एक फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ I माइनस R। ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला का अपन ज्यादा यूज करते नहीं है। ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हर एक प्लेन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। ये तो कोइंसिडेंट था कि इस प्लेन में ये फॉर्मूला अपने आप एप्लीकेबल हो गया, लेकिन हर एक केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता नहीं है। इसलिए इस फॉर्मूले के बारे में अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इजी ही है, कोई टफ नहीं है, तो चिंता मत करना, समझना बस ध्यान से। देखो ये दो लाइंस हैं, ये तो लाइंस कुछ नहीं है बेसिकली, दीस टू लाइंस आर लाइन ऑफ सेपरेशन आप इसको कह सकते हो। तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल और ये भी हो गया आपका एक नॉर्मल। रे ऑफ लाइट आई, सपोज दिस विल बी योर medium 1, this is your medium 2 and this will be your medium 3। मीडियम 3 नहीं रहेगा, वो मीडियम 1 ही रहेगा। मीडियम 1 क्यों रहेगा, क्योंकि ये और ये मीडियम जो है वो सेम है। ठीक है, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से पास होके वापस से अपने ओरिजिनल मीडियम पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे सब अच्छा, ये रेयर मीडियम रहेगा, ये डेंसर मीडियम रहेगा। दिस विल बी अगेन रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट आती है, देखते हैं भाई साहब, ये रे ऑफ लाइट आई और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। मैं नॉर्मल चेंज कर देता हूँ क्योंकि अपनी रे ऑफ लाइट इस तरफ बेंड हुई है। तो अब जो आपका नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट बेंड हो गई, तो ये आपका नॉर्मल बन गया। एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ से मीडियम से अलग हुई। नाउ इन दिस केस योर रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट अगेन ऐसे पास हो जाएगी। एंड दिस विल बी योर, अच्छा सॉरी, हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, सो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इमरजेंस। दिस विल बी योर एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। ये z बन रहा है, तो ये चलो ठीक है। यहाँ तो मीडियम अपना चेंज हुआ भी नहीं है, और मीडियम अगर चेंज नहीं हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप मेरे से बात करो तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, जब तक रेस का एंगल चेंज नहीं होगा नॉर्मल के साथ, तो ये एंगल और इस एंगल पे रे जो है आपकी उसने मीडियम चेंज नहीं किया है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी सेम नॉर्मल के साथ। और अगर मैथ्स के बारे में बात करो तो भी मेरे ख्याल से आप ध्यान से देखो, एक z बना हुआ दिखेगा और ऐसा कुछ जिगजैग फॉर्म में है ये, तो अगर ये एंगल जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल विल बी आल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंसेप्ट्स के बेसिस पे देखोगे, चाहे मैथ्स के बेसिस पे देखोगे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम रहेंगे, मतलब ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा और दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर आ गई है ना। अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, आपको ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू एक्चुअली है क्या। इसके 4 ऑप्शंस मैं आप लोगों को देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज I/2, सेकेंड ऑप्शन इज √2i, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज I, है ना, एंड फोर्थ ऑप्शन इज I/3। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शन क्या है, I/2, √2i, I एंड I/3, है ना। तो देखते हैं करेंगे कैसे, अपन समझते हैं, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, बताते जाना मेरे को। अच्छा, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, मीडियम
3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, नहीं μ1 ही रहेगा क्योंकि ये मीडियम और ये मीडियम सेम है। ठीक है, तो इसके साथ ये कह सकते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, तो μ1 sin i विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ2 sin r। ये तो हो गया इस वाली कंडीशन में जहां पर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पे अगेन रिफ्लेक्ट कर रही है ना, तो इस कंडीशन के लिए ये क्या हो जाएगा, μ2 sin r विल बी इक्वल्स टू, ये e है और ये μ1 है, तो μ1 sin e कुछ भी नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाई थी वही कंडीशन यहाँ पे लगाई थी, है ना, मतलब इस वाले नॉर्मल के लिए भी वही सेम कंडीशन मैंने लगा दी। अब होगा क्या समझना, मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना क्या होगा कि ये तो वही वाली चीज हो गई यार, a is equals to b, b is equals to c, then a will be equals to c, है ना। तो ये μ1 sin i μ2 sin r के इक्वल है, और ये जो μ2 sin r है ये μ1 sin e के इक्वल है ना। इसका मतलब μ1 sin i will be equals to μ2 sin r, सॉरी μ2 sin e, है ना, a is equals to b, b is equals to c, then a will be equals to c, है ना। तो ये μ1 से μ1 कैंसिल हो गया है, sin i will be equals to sin e, इसका मतलब i will be equals to e। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा कि एंगल e क्या है, किस चीज के इक्वल है, एंगल e will be equals to i। ये आपका क्वेश्चन खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, और एक बार कॉपी डाउन कर लेना जल्दी से। एंड इसके बाद अपन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद, है ना, तो जल्दी से कर लेना। चलो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन लोग ट्राई करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम क्वेश्चन रहेगा, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंसेस है नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कुछ बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आपके पास आते हैं 2-2 मार्क्स के बोर्ड्स के लिए, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस आपके मेंस में आ सकते हैं, क्योंकि ट्रिकी बेस्ड रहते हैं। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 30 सेकंड्स के अंदर भी आप उसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कैसे। जैसे कि एक स्फीयर है, और इस स्फीयर में एक अपनी रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है। ये रे ऑफ लाइट जो है मैंने इसको क्या कराया है, इंसिडेंट कराया है, और ये किसके साथ एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। क्वेश्चन में ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है कि जब भी एक स्फेरिकल पार्ट रहेगा तो ये जो नॉर्मल है वो हमेशा इसके सेंटर से पास होगा। क्वेश्चन में ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है कि जब भी स्फीयर के केस में आप नॉर्मल रे बनाओगे, वो नॉर्मल रे हमेशा कहां से पास होगी, उसके सेंटर से पास होगी। ठीक है, और ये ऑब्वियसली आपका डेंसर मीडियम रहेगा क्योंकि स्फीयर है, और ये आपका रेयर मीडियम रहेगा क्योंकि आप इसको कोई दूसरा मीडियम समझ सकते हो, है ना। तो रे विल बी बेंडेड फ्रॉम रे विल बी बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है आपकी बेंड हो गई। ये एक काम करता हूँ, इसको पूरा का पूरा वन पाथ पे बना देता हूँ। ये जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। वन पाथ मतलब अब यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आगे निकलेगी तो उसका जो मीडियम है वो अगेन चेंज होगा। ठीक, अब ये रे ऑफ लाइट सपोज आगे निकलती है तो मेरे को एक और नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और वो जो एक और नॉर्मल रहेगा वो फिर से कहां से पास होना चाहिए, वो फिर से पास होना चाहिए आपके सेंटर पॉइंट से। ठीक है, तो एक और नॉर्मल मैं बनाता हूं, देखते हैं सेंटर से पास होता है कि नहीं। ये एक और नॉर्मल मैंने बना दिया जो सेंटर से पास हो गया। रे ऑफ नॉर्मल थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है ये अगेन कहां से पास हो गई, सेंटर से पास हो गई। नॉर्मल के साथ ये रे ने जो एंगल बनाया है वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे कैसे भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे कंसेप्ट चाहे मैथमेटिकल, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही रहेगा। कंसेप्ट अगर लगाओगे तो कंसेप्ट ये है कि जब भी अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है
अगर आपका मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो नॉर्मल के साथ एंगल चेंज नहीं होगा जब तक आपका मीडियम में चेंज नहीं आया है तब तक। और अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं आपको समझाता हूं, इधर पे एक अलग सर्कल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका सर्कल हो गया, तो ये वाली जो लाइन है दिस विल आल्सो बी योर रेडियस, है ना, सेंटर पॉइंट से ये भी आपका रेडियस है, और ये जो नॉर्मल बनाया है दिस इज आल्सो योर रेडियस, है ना। तो अगर ये और ये रेडियस है और ये दोनों की, अगर ये दोनों रेडियस है तो इनकी जो लेंथ रहेगी वो इक्वल रहेगी, और इनकी अगर लेंथ आपस में इक्वल है देन दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये भी हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ये भी हो गया आपका क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मैथमेटिकल व्यू था। कंसेप्चुअल व्यू क्या कहता है कि अगर आपका जो मीडियम है वो चेंज नहीं हो रहा तो नॉर्मल के साथ आपका एंगल भी चेंज नहीं होगा। और अगर स्फीयर के बारे में बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो नाउ इस नॉर्मल के केस में अगर मैं बात करूंगा तो अब ये आपका डेंसर मीडियम है और बाहर वाला ऑब्वियसली आपका क्या है, रेयर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी कहां, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। रे ऑफ लाइट जो बेंड होगी वो कहां होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। और सपोज इसका कुछ डेंसर मीडियम का कुछ भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, √3, और ये तो एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 1 मान सकता हूं, है ना, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, 1 है, और ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज √3। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस आपको निकालना है। सपोज अच्छा 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ रैंडमली, 30, 45, 60 एंड 90, ये 4 ऑप्शन भी मैंने आप लोगों के पास रख दिए, है ना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। वही पुराना वाला सेम कंसेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले इस म्यू के साथ ये वाला एंगल जो है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस म्यू के साथ ये वाला एंगल, तो इसका मतलब म्यू ए साइन आई विल बी इक्वल्स टू, इसके साथ ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो विल बी इक्वल्स टू म्यू एम साइन आर, है ना। और कुछ एक और मेथड में आप लोगों को बताता हूँ, यही सेम क्वेश्चन करेंगे। हल के इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे किया था। इस क्वेश्चन में हल्का सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। तो ये मीडियम के साथ ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपका मीडियम चेंज हुआ है, तो इस मीडियम के बारे में मैं बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, एंड ये जो आपका मीडियम है, ये वाले मीडियम की कहानी अपन को समझते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ म्यू ए आएगा क्योंकि ये सेम मीडियम है, ये और ये सेम मीडियम है। तो म्यू ए साइन ए विल बी इक्वल्स टू, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, will be equals to mu m sin r. Mark it as equation number 2, है ना। आगे होगा समझ में। पहले मैंने आप लोगों को ऐसे बताया था, mu m sin r will be equals to mu a sin e। मैंने दोनों आपस में इक्वल है तो मैंने उसको इंटरचेंज करके लिख दिया क्योंकि मैं ये वाले क्वेश्चन में कुछ और मेथड लगाना चाह रहा हूँ, है ना। On dividing equation number 1 and equation number 2, on dividing equation number 1 and equation number 2, we will get mu a sin I upon mu a sin e और will be equals to 1, क्योंकि mu m sin r और mu m sin r ये दोनों कैंसिल होके 1 बचेगा, है ना। और यहां से मैं इसको इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता हूं कि mu a sin I will be equals to mu a sin e, है ना। तो ये क्या है आपका, mu a जो है वो कितना है 1, sin I कितना है आपका दिया हुआ है क्या, sin I
अच्छा सपोज ये मैं बात करता हूँ साइन आई की, तो 30 डिग्री गिवन है, साइन आई जो है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो ये हो गया 1 इंटू साइन 30 विल बी इक्वल्स टू म्यू ए साइन ई, है ना। अब या फिर ये म्यू ए अगर नहीं, म्यू ए को म्यू ए ही रहने दो अगर आप, तो होगा क्या, ये म्यू ए और ये म्यू ए आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये म्यू ए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, चलो मैं म्यू ए अपॉन म्यू ए साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू साइन ई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अपना जो लास्ट एक्सप्रेशन बना है वो बना है साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ई, है ना। इसका मतलब ई कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया। सेम पहले जैसी क्वेश्चन था, बस स्क्वायर वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को बताना था ताकि आपको ये पता रहे कि नॉर्मल हमेशा स्क्वायर के केस में सेंटर से पास होनी चाहिए, और इसको आप दो इक्वेशंस को डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो। ये वाली मेथड भी मेरे को आप लोगों को समझानी थी। तो एक इजी क्वेश्चन था, और जो आपका आंसर आया है वो आंसर लास्ट में कितना आया है, 30 डिग्री। मेंस और बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको आता है तो आप ओरली 30 सेकेंड्स में अपने आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लोगे कि आपका जो ई है वो 30 डिग्री रहेगा। तो ये आपका टाइम सेविंग क्वेश्चन है, और बोर्ड्स के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मेथड शो करनी पड़ेगी, तो बोर्ड्स में भी आ सकता है ना। और बस यहाँ पे अपन अपना वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट अपन आप लोगों के लिए लेके आएंगे, वो है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।